मेरा नाम आदित्य है। मैं पहले बहुत बिगड़ा हुआ और दिलफेंक इंसान था। औरतों के साथ खेलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं अपनी बातों से लड़कियों और औरतों को फंसाकर उनके साथ गलत काम करता था। इतना गलत होने के बावजूद भगवान ने मुझे बहुत भाग्यशाली बनाया। मुझे एक समझदार, संस्कारी और अमीर पत्नी मिली, जबकि मैं मध्यम वर्गीय परिवार से था। मैं दिखने में बहुत आकर्षक था। मेरी उम्र 35 साल थी, लेकिन मैंने खुद को इतना फिट रखा था कि मैं अपनी उम्र से छोटा लगता था। मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल था। मेरा अपना प्राइवेट स्कूल था, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते थे। यह हाई स्कूल तक था। हमारे शहर की कई लड़कियां मेरे स्कूल में पढ़ने आती थीं, क्योंकि यह स्कूल पहले मेरे ससुर का था और बहुत पुराना था, इसलिए दूर दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते थे। मैं 15 साल की उम्र से ही रंगीन मिजाज का था। 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, लेकिन इस उम्र में भी मैं स्कूल की शिक्षिकाओं को नहीं छोड़ता था। एक दिन एक खूबसूरत औरत मेरे पास आई और बोली, सर, मैं बहुत गरीब हूँ, कृपया मेरे बेटे का दाखिला कर लीजिए। मेरा बेटा बहुत होशियार है, मैं उसे पढ़ाकर काबिल बनाना चाहती हूँ। वह औरत बहुत उम्मीद के साथ मेरे पास आई थी। मैंने उसे एक प्रस्ताव दिया और कहा, तुम्हारे बेटे की पढ़ाई यहाँ मुफ्त हो सकती है। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हुई, लेकिन जब मैंने अपनी शर्त बताई तो उसके होश उड़ गए। मैंने कहा, तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी, इसके बदले तुम्हारा बेटा यहाँ मुफ्त में अच्छी शिक्षा पाएगा। वह औरत मजबूरी में मेरी बात मान गई और मेरे साथ समय बिताया, लेकिन उस दिन जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी पत्नी कुछ ऐसा कर रही थी जिसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। उधर मेरे स्कूल की एक छात्रा, जो 15 साल की थी, स्कूल के बाहर मेरा इंतजार कर रही थी। स्कूल की आया मुझे कई बार उसके बारे में बता चुकी थी, लेकिन मैं व्यस्त होने का बहाना बनाता रहा। मैंने उस लड़की को घंटों इंतजार करवाकर तंग किया। फिर मैंने आया को साफ कह दिया, अगर यह लड़की अंदर आई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। मेरी बात सुनकर आया डर गई। वह अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रही थी। मैंने सोचा था कि वह लड़की 2-3 घंटे बाहर खड़ी रहकर थक जाएगी और चली जाएगी, लेकिन मैं गलत था। वह लड़की तो मेरे ऑफिस में घुसकर मुझसे मिलने को बेकरार थी। जब उसे ज्यादा देर इंतजार करना पड़ा तो उसने हंगामा शुरू कर दिया। वह ऑफिस के बाहर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसने पूरे स्कूल में शोर मचा दिया। मेरे ऑफिस के दरवाजे पर उस लड़की और आया के बीच बहस शुरू हो गई। दोनों खूब शोर मचा रही थीं। थोड़ी देर बाद मुझे अपने परिवार के स्टाफ की भी आवाजें सुनाई दीं। मुझे डर था कि कहीं पूरे स्कूल में यह बात न फैल जाए। मैंने फौरन अपनी कुर्सी से उठकर ऑफिस का दरवाजा खोला और बाहर आ गया। मेरे चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मुझे गुस्से में देखकर वहां के शिक्षक तो भाग गए, लेकिन आया मेरे आदेश का इंतजार कर रही थी। वह लड़की, जिसका नाम अनामिका था, मुझे देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वह मेरे पास आई और बोली, सर, प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मैं उसे लेकर अपने ऑफिस में आ गया और आया को सख्ती से कहा, कोई भी अंदर नहीं आएगा, मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता। यह कहकर मैं अनामिका के साथ अंदर आ गया और ऑफिस का दरवाजा बंद कर लिया। अनामिका ज्यादा रोने की वजह से परेशान थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। अनामिका हाई स्कूल की छात्रा थी और बहुत खूबसूरत थी। रोने की वजह से उसका गोरा चेहरा, आंखें, नाक और गाल लाल हो गए थे, जिससे वह और भी सुंदर लग रही थी। मैंने उसे बाजू से पकड़कर अपने पास खींच लिया। वह मेरे सीने से लगकर चिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। मुझे घबराहट होने लगी। मुझे रोती हुई लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थीं। अनामिका को रोते देखकर मुझे चिढ़ होने लगी। मैंने एक झटके से उससे पीछे हटकर कहा, यह बेकार का रोना धोना बंद करो। तुमने यह हंगामा क्यों मचाया? तुमने पूरे स्कूल को अपना घर समझ लिया है। तुम्हें पता है कि मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूं। मेरी यहाँ कितनी इज्जत है। क्या तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती हो? मेरी बात सुनकर अनामिका मुझे हैरानी से देखने लगी और बोली, बेवजह का रोना? आपको मेरा रोना बेवजह लगता है? आपको लगता है कि मैं बेकार में रो रही हूं? आपको अपनी इज्जत की फिक्र है, लेकिन मेरी इज्जत का क्या? आपने मेरे साथ जो किया उसका क्या? मैं कल से आपको मैसेज और कॉल करके पागल हो चुकी हूं। न आप मेरी कॉल उठाते हैं, न मेरे मैसेज का जवाब देते हैं। आपने मेरे सारे मैसेज देखे, लेकिन मेरी हालत के बारे में कुछ नहीं पूछा। आपको मेरी कोई चिंता नहीं है। मुझे लगने लगा कि आप मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मुझे शोर मचाने का कोई शौक नहीं है। अगर आप मेरे मैसेज या कॉल का जवाब दे देते
तो हम आराम से बात कर सकते थे, या आप मुझे ऑफिस में आने की इजाज़त दे देते तो यह हंगामा इतना नहीं बढ़ता। मेरे मोहल्ले में स्कूल की कई लड़कियां रहती हैं। अगर मेरी बात उनके कानों तक पहुंची तो वे फौरन मेरे माता पिता को सब बता देंगी। मेरी उम्र अभी क्या है? अगर मेरे माता पिता को मेरी सच्चाई पता चली तो वे मुझे घर बिठा देंगे, मुझे पढ़ने नहीं देंगे, शायद मेरी शादी भी करवा दें। आपको पता है ना कि अगर यह बात मेरे माता पिता को पता चली तो क्या होगा? आपको यह सब पहले सोचना चाहिए था। मेरे साथ गलत करते वक्त आपको अपनी इज्जत की फिक्र नहीं थी, अब आपको अपनी साख की चिंता हो रही है। मैं उसकी बात पर गुस्सा होकर बोला, तुम भी कोई मासूम बच्ची नहीं हो। अगर मैंने तुम्हारा फायदा उठाया तो तुम भी मेरी बातों में आ गई। मुझे तुम्हारी चिंता क्यों करनी चाहिए? मैंने तुम्हारा कोई ठेका लिया है? हमारे बीच जो हुआ वह तुम्हारी मर्जी से हुआ। तुम मुझसे अपनी फीस माफ करवाना चाहती थीं। तुमने मुझे अपनी परेशानी बताई थी कि तुम्हारे माता पिता गरीब हैं और वे तुम्हारी स्कूल की फीस भरने में परेशान हैं। तुम पर 6 महीने की फीस बाकी थी। मैंने तुमसे फीस मांगी तो तुम्हारे माता पिता के पास पैसे नहीं थे। जब मैंने तुम्हें स्कूल से निकालने की बात की तो तुम स्कूल छोड़ना नहीं चाहती थीं। मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम मुझे खुश कर दोगी तो मैं तुम्हारी सारी फीस माफ कर दूंगा। तुम आगे भी मुफ्त में पढ़ सकती हो। हाई स्कूल का तुम्हारा साल पूरा होने में 4 महीने बाकी हैं। मैं तुम्हारी इन 4 महीनों की फीस भी माफ करने को तैयार था। तुम मेरी बात मान गईं, तब जाकर हमारे बीच यह सब हुआ। इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है, तुम भी इसमें बराबर की हिस्सेदार हो, ये तुम अच्छे से जानती हो। मेरी बात सुनकर अनामिका टूट गई। उसने कहा, आपने ये सब करने से पहले ऐसी कोई बात नहीं की थी। उस वक्त तो आप मेरी तारीफ में जमीन आसमान एक कर रहे थे। कह रहे थे कि मेरे जैसी होशियार लड़की को स्कूल की जरूरत है ताकि स्कूल का नाम रोशन हो। मेरे जैसी लड़की अगर स्कूल छोड़ देगी तो स्कूल का नुकसान होगा। आपने मुझे अपनी खास छात्रा बनाया था। मैं पढ़ाई कम और आपके दिए काम ज्यादा करती थी। आपके एक प्रस्ताव ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप मेरा फायदा उठाते रहे, मुझे भरोसा दिलाते रहे कि अगर कुछ गलत हुआ तो आप मुझसे शादी कर लेंगे। आप प्रिंसिपल हैं, मेरे परिवार से मेरे और आपके रिश्ते की बात करेंगे तो वे फौरन मान जाएंगे। अगर वे नहीं माने तो आप उनकी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर लेंगे, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप मुझसे अलग नहीं हो सकते। मैं नादान थी, आप पर भरोसा कर बैठी। मैंने सब कुछ आपके भरोसे छोड़ दिया। अब आप कहते हैं कि इसमें मेरी भी गलती है। यह कहते कहते उसने अपना पर्स खोला और उसमें से एक लैब रिपोर्ट निकालकर मेरे मुंह पर फेंक दी। वह बोली, यह देखिए, अपनी गलती खुद पढ़ लीजिए। मैं कितनी बड़ी मुसीबत में हूं। मैंने कितनी मुश्किल से यह रिपोर्ट बनवाई। मुझे पता है कि आपको मुझ पर यकीन नहीं है, इसलिए मैं यह सबूत लेकर आई हूं। वह यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट थी। मैंने फौरन वह रिपोर्ट पकड़ ली जो जमीन पर गिरने वाली थी। उसमें साफ लिखा था कि अनामिका गर्भवती है। मैंने सवालिया नजरों से अनामिका की ओर देखा। वह फिर से रोने लगी और बोली, मेरे माता पिता मुझे मासूम बच्ची समझते हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी बेटी अपने स्कूल के प्रिंसिपल के बच्चे की मां बनने वाली है। यह सब आपकी वजह से हुआ। आपने मुझे इस मुसीबत में डाला। मैं चौंक कर बोला, मैं क्यों इसकी वजह हूं? मुझे क्या पता कि तुम कितने लड़कों के साथ इश्क लड़ाती रही हो। अब मां बन गई तो मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मेरी बात सुनकर अनामिका हक्की बक्की रह गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि मैं ऐसा कह रहा हूं। कुछ देर बाद वह फिर रोने लगी और बोली, आपको मानना पड़ेगा कि यह बच्चा आपका है। मुझे अच्छे से याद है जब आपने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया था। मैं नासमझ थी। मैंने आपके अलावा किसी को खुद को छूने तक नहीं दिया। मैं कुंवारी थी। पहली बार कुंवारीपन खत्म करने वाले पुरुष से बेहतर यह बात कौन जान सकता है। फिर भी आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरा दूसरे लड़कों के साथ अफेयर था। मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। मैं आपके प्यार के जाल में सिर्फ मजबूरी में फंसी, क्योंकि मेरे पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। वह आगे बोली, कोई बात नहीं, मैं कोई अनपढ़ या जाहिल नहीं हूं। भले ही मैं हाई स्कूल में पढ़ रही हूं, लेकिन इतना जानती हूं कि आपके जैसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। मैं आपकी बातों से डरने वाली नहीं। मैं आपको अदालत तक घसीटूंगी।
आप औरत की ताकत को नहीं जानते। मेरी उम्र भले ही कम है, लेकिन मैं लड़कियों के साथ होने वाले अत्याचार को अच्छे से समझती हूँ। आपने मेरे साथ भी अत्याचार किया है। इसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। पहले मेरा इरादा था कि मैं इस बच्चे को खत्म कर दूं, किसी को इसकी भनक भी न पड़े। लेकिन अब सवाल मेरे चरित्र पर आ गया है। आप यकीन मानिए, मैं अपने चरित्र पर लगा दाग जरूर मिटाऊंगी। मैं गर्भपात नहीं करवाऊंगी। इस बच्चे का जन्म होने के बाद मैं इसका डीएनए टेस्ट करवाऊंगी। फिर अदालत फैसला करेगी कि इसका पिता कौन है। मैं खुद तो सबके सामने बदनाम हो जाऊंगी, लेकिन आपको भी इज्जत से जीने नहीं दूंगी। जैसे आपने मेरी इज्जत पर दाग लगाया, मैं भी आपकी इज्जत पर वैसा ही दाग लगाऊंगी। आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। मैं भी दुनिया को बताऊंगी कि आप स्कूल की आड़ में लड़कियों की इज्जत से खेलने का अड्डा चला रहे पाके हैं। आप भोली भाली लड़कियों की मासूमियत के साथ खिलवाड़ करते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि इस बार आपका पाला ऐसी लड़की से नहीं पड़ा जो चंद पैसे लेकर चुप हो जाए। अनामिका मेरी आंखों में आंखें डालकर चुनौती भरे अंदाज में बोल रही थी। एक पल के लिए तो मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र की दिखने वाली लड़की इतनी चालाक होगी। उस पल मुझे लगा कि मेरा नाम, मेरा कारोबार, मेरी इज्जत, सब कुछ दांव पर लग गया है। सबसे बड़ी बात, मैं एक पारिवारिक इंसान था। मेरी पत्नी और बच्चे थे। अगर यह बात किसी तरह मेरे घर तक पहुंच गई, तो मेरी पत्नी और मेरी जवान बेटियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? मेरी पत्नी के पैसे से ही मैं इस स्कूल की इमारत बनवा पाया और इतनी कामयाबी से कारोबार चला रहा था। अगर यह बात उस तक पहुंची तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। मैं अपनी पत्नी को अच्छे से जानता था। उसने मुझे पूरी आज़ादी दे रखी थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि कब और कहाँ मेरी लगाम खींचनी है। मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि अगर मेरी पत्नी के कानों में मेरे कारनामों की जरा सी भी भनक पड़ गई, तो फिर मेरी हालत खराब हो जाएगी। मैंने तेजी से इस मामले की गंभीरता को समझा। अनामिका मुझे उन आम लड़कियों जैसी नहीं लग रही थी जो पहले मेरे जुल्म का शिकार हुई थीं और रो धोकर चुप हो जाती थीं। यह लड़की बिल्कुल अलग थी। वह मुझे खुली चुनौती दे रही थी, धमकियां दे रही थी। मैं इतना तो जानता था कि जो लड़कियां धमकी देने लगें वे सचमुच कुछ भी कर सकती हैं। वैसे भी अनामिका स्कूल की बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी। शायद यही वजह थी कि मैं उस पर फिदा हो गया था। इसी कारण मेरा और उसका रिश्ता जितनी जल्दी बना, उतनी ही जल्दी खत्म भी हो गया। मैंने उसका खूब फायदा उठाया। जब मेरा मन भर गया तो मैंने फीस न देने का बहाना बनाकर उसे स्कूल से निकाल दिया। उसके माता पिता मेरे पास आए और अपनी बेटी के दाखिले की बात करने लगे, लेकिन मैंने उनसे पूरे 1 साल की फीस मांगी, जो वे दे नहीं सकते थे। निराश होकर वे चले गए, लेकिन अनामिका स्कूल से निकलने के बाद भी मुझसे उलझती रही। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा था। मैं एक बिगड़ा हुआ इंसान था। यह स्कूल मेरी पत्नी का था। मैं यहाँ पहले एक शिक्षक की नौकरी करने आया था, लेकिन मैं दिलफेंक था। जल्द ही मैंने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से अपनी पत्नी को फंसा लिया। मेरी पत्नी अपने पिता के स्कूल में शिक्षिका थी। उससे पहले उसके पिता यहाँ प्रिंसिपल थे। मेरी शख्सियत इतनी आकर्षक थी कि मैं जानता था कि जिसे मैं एक बार नज़र भर कर देख लूँ, वह मुझ पर फिदा हो जाए। मैं लड़कियों को प्रभावित करने का हुनर अच्छे से जानता था। इसी हुनर से मैंने अपनी पत्नी को पटाया और कामयाब रहा। मेरे दोस्तों में लड़कों से ज्यादा लड़कियां थीं, लेकिन मैंने किसी के साथ शादी का वादा नहीं किया। फिर भी मैंने तय कर लिया था कि मुझे भावना से ही शादी करनी है, जो इस स्कूल के प्रिंसिपल की इकलौती बेटी थी। इसके 2 बड़े कारण थे। पहला, उसके पिता के मरने के बाद वह इस बड़े स्कूल की मालकिन थी, जिसकी हर महीने लाखों की कमाई थी। दूसरा, वह कुंवारी थी और उसके पिता उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढ रहे थे। जब प्रिंसिपल साहब का देहांत हो गया तो मेरी पत्नी स्कूल की प्रिंसिपल बनी। धीरे धीरे वह मुझसे प्यार करने लगी। उसकी आंखों में मैंने देखा कि वह मुझसे शादी करना चाहती है। मैंने सोचा, क्यों न एक तीर से 2 निशाने साधे जाएं। शिक्षक बनकर जिंदगी बिताने के बजाय इस लड़की से शादी करके मैं स्कूल का मालिक बन जाऊं। मैंने भावना को और ज्यादा प्रभावित करना शुरू किया। पहले मैंने उसे दिखाया कि मैं कितना मेहनती हूं। फिर मैंने उसे अपने प्यार के जाल में ऐसा फंसाया कि वह मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने लगी। एक दिन उसने खुद मुझे शादी के लिए प्रस्ताव दिया। मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए हाँ कर दी।
शादी के बाद मैंने धीरे धीरे उसकी जगह पर ऐसा कब्जा किया कि वह पूरी तरह घर तक सीमित हो गई। ऐसा नहीं था कि वह स्कूल से पूरी तरह कट गई थी। वह कभी कभार स्कूल आती थी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता था कि उसे मेरे कारनामों का पता न चले। स्कूल में महिला शिक्षिकाओं के साथ मेरे इश्क और मोहब्बत के खेल रोज चलते थे। धीरे धीरे मेरा दिल कम उम्र की खूबसूरत लड़कियों पर भी आने लगा। जिन शिक्षिकाओं का चरित्र मुझे कमजोर लगता था या जिन्हें मैं अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ सकता था, मैं उनके साथ सब कुछ कर लेता था। मैंने अपने ऑफिस के पास एक कमरा बनवाया था जहां मैं अपनी हरकतें करता था। वहां मैं आराम करने के बहाने जाता और मेरे साथ कोई न कोई शिक्षिका या छात्रा होती। कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से मेरे साथ जुड़ जाती थीं। कुछ शिक्षिकाओं को मैं अपनी बातों से बहला फुसलाकर उस कमरे में ले आता था। कुछ मासूम लड़कियां मेरी किसी न किसी मजबूरी का शिकार बन जाती थीं और मेरे कमरे की शोभा बढ़ाती थीं। कुछ ऐसी भी थीं जो मेरे झांसे में आकर सोचती थीं कि मैं उनसे शादी कर लूंगा। वे मेरे झूठे वादों में फंसकर वह सब कर बैठती थीं जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अनामिका भी ऐसी ही एक लड़की थी, लेकिन वह मुझे हर दिन एक चुनौती सी लगती थी। पहली बार उसे देखते ही मुझ पर नशा सा छा गया था। मैं उसे हर हाल में अपने करीब लाना चाहता था। वह सिर्फ 16 साल की थी और बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसका अंदाज गंभीर और अलग था। वह मुझे लोहे के चने चबवा रही थी। कभी कभी कुछ लड़कियां अतिरिक्त कक्षाओं के लिए छुट्टी के बाद स्कूल में रुक जाती थीं। अनामिका न सिर्फ मेरी बल्कि स्कूल की महिला शिक्षिकाओं की भी पसंदीदा थी। वह बहुत प्रतिभाशाली थी। उसके नंबर हमेशा अच्छे आते थे। मुझे वह अंदर ही अंदर बहुत तेज लगती थी। मैं धीरे धीरे उसके करीब जाने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे अपनी बातों में फंसाया। जब वह अपनी फीस माफ करवाने के लिए मेरे पास आई तो मैंने उसकी इतनी तारीफ की कि वह मेरे प्यार में पड़ गई। उसे लगा कि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं। मैंने उससे झूठे वादे किए और भरोसा दिलाया कि मैं उससे शादी कर लूंगा। मेरी उम्र उससे ज्यादा थी, लेकिन मैंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह मेरी बातों में आसानी से आ गई। मैं उसे छोटे मोटे काम के बहाने अपने ऑफिस बुलाने लगा। मैंने उसके भरोसे के लिए उसकी कक्षा की शिक्षिका से कहकर उसके नंबर बढ़वा दिए। इस तरह वह बार बार मेरे ऑफिस आती जाती थी। सबको लगता था कि वह मॉनिटर होने के नाते कोई काम लेकर आती है। किसी को हम पर शक नहीं हुआ। मैं उसे देखकर अपनी आंखें सेंकता था और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसका दिल जीत लिया। मैंने उसे इस तरह फंसाया कि वह किसी को मेरे बारे में कुछ न बताए, और ऐसा ही हुआ। वह मेरे एहसानों तले इतनी दब गई थी कि चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता सकती थी। मैंने धीरे धीरे उसका फायदा उठाना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह मेरे दिल से उतर गई। पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो लड़कियां मेरे करीब आती थीं, वे इतनी जल्दी मेरे दिल से नहीं उतरती थीं। मैं हर दिन किसी न किसी लड़की को अपने कमरे में बुलाकर अपनी हवस पूरी करता था। साथ ही उन्हें चुप रखने के लिए अच्छी खासी रकम दे देता था। इस तरह वे खुशी खुशी मेरे इशारे पर उस कमरे में आती थीं। लेकिन अनामिका बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी। उसने मुझे छूने से पहले ही साफ कह दिया था कि वह मुझसे शादी करेगी, जबकि मैं शादी के नाम से दूर भागता था। मैं अपनी पहली शादी से भी खुश नहीं था। अगर मजबूरी न होती तो मैं भावना से भी शादी न करता। मुझे शादी किसी बेड़ी की तरह लगती थी। मैं हमेशा खुद को कुंवारा और जवान बनाकर रखता था। मैं चाहता तो अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था, लेकिन मुश्किल यह थी कि तलाक के बाद मैं सड़क पर आ जाता। मेरी पत्नी ने अभी तक यह स्कूल मेरे नाम नहीं किया था। जाहिर है, सोने की चिड़िया को कौन अपने हाथ से जाने देता है। भावना मेरे लिए सोने की चिड़िया थी। उसने मुझे, एक साधारण शिक्षक को, अपने स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया। अगर यह स्कूल मेरे नाम होता तो शायद मैं बहुत पहले भावना को तलाक देकर आज़ाद जिंदगी जी रहा होता। मुझे न किसी का डर होता, न किसी को जवाब देना पड़ता। लेकिन हर काम हमारी मर्जी से नहीं होता। कुछ चीजें हमारे भाग्य में जल्दी नहीं आती। मेरी शादीशुदा जिंदगी मेरे रास्ते में कभी शामिल नहीं थी, इसलिए मैंने धीरे धीरे स्कूल का हर काम अपने हाथ में ले लिया। जब मेरी जुड़वांव बेटियां पैदा हुईं तो मैंने अपनी पत्नी से साफ कह दिया कि वह बेटियों को संभाले। स्कूल का सारा इंतजाम मैं देख लूंगा। 2 बच्चों की परवरिश करना उसके लिए भी मुश्किल था। अगर वह स्कूल पर ध्यान देती तो बहुत परेशान हो जाती। वह मेरी बात से खुश थी। अब मैं स्कूल का मालिक था।
लेकिन अनामिका का मामला मेरे गले की हड्डी बन गया था। मैं बहुत चालाक था। अपनी चतुराई से मैं हर मुश्किल मामले से आसानी से निकल जाता था। तो अनामिका का मामला मेरे लिए क्या था? मैं जानता था कि गुस्से और सख्ती से यह मामला और बिगड़ जाएगा। मैंने फौरन अपना रवैया बदला और अनामिका को अपनी बातों में फंसाया। मैंने कहा, अनामिका, मैं तुमसे शादी करने से कब मना कर रहा हूं? लेकिन मेरी मजबूरी समझो। मुझे बदनाम करके तुम्हें क्या मिलेगा? यह स्कूल, ये पैसा, सब मेरी पत्नी के नाम है। अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचो तो इसमें तुम्हारा भी फायदा है। हम चुपके से कोर्ट मैरिज कर लेंगे। वरना अगर मेरी पत्नी को पता चल गया तो क्या तुम ऐसे इंसान के साथ रहना चाहोगी जिसकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है? सोच समझकर मुझे अपने फैसले के बारे में बता देना। मेरी बात उसके दिमाग में बैठ गई। वह ढीले अंदाज में मेरे सामने सोफे पर बैठ गई। मैंने कहा, देखो, मैं सचमुच स्कूल का प्रिंसिपल हूं, लेकिन मेरी असलियत कुछ भी नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि मैं एक अमीर इंसान हूं। अगर मेरी पत्नी मुझसे यह प्रिंसिपल की कुर्सी छीन ले तो मुझे यहां दोबारा बैठने की जरूरत नहीं। इसलिए इस मामले का सबसे अच्छा हल यही है कि तुम अपने माता पिता से अपनी शादी की बात करो। तुम्हारे माता पिता गरीब हैं, वे तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकते। तुम की अपनी मर्जी से पढ़ना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे माता पिता गांव के लोग हैं। वे जल्दी ही तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं। उनकी मर्जी से शादी कर लो। शादी के बाद तुम सुखी रहोगी। और इस मामले से निकलने की बात है तो मेरी जान पहचान एक अच्छी स्त्री रोग विशेषज्ञ से है। मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूं। तुम गर्भपात करवा लो। बोलो, मंजूर है? मैंने बहुत सोच समझकर अपने पत्ते फेंके। जीतने की संभावना मेरे पास 50% थी। मेरी बात सुनकर अनामिका कुछ देर चुप रही। फिर जब उसने बोलना शुरू किया तो मेरा दिल बैठने लगा। उसने कहा, मेरा गर्भपात करवा दो ताकि मैं इस मुसीबत से आज़ाद हो जाऊं। मेरे पिता के गांव से एक रिश्ता आया है। मैं वहां शादी कर लूंगी। मेरे लिए यही बेहतर है। मैंने मन ही मन उसकी समझदारी की तारीफ की। वह बहुत समझदार थी। वह जानती थी कि मेरे जैसा आदमी जिसके पास स्कूल की कमाई नहीं है उसे अच्छी जिंदगी नहीं दे सकता। उसने समझदारी दिखाते हुए मुझसे मदद मांगी। मैंने फौरन कहा, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त डॉक्टर के पास ले चलता हूं। 1-2 घंटे की बात है, फिर तुम इस मुसीबत से छुटकारा पालोगी। वह मान गई। अनामिका ने अपनी किसी सहेली को इस बारे में बताया था। उसी सहेली के जरिए उसने अपनी यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट भी करवाई थी। मैंने अनामिका को समझाया था कि वह अपनी किसी दोस्त को मेरे बारे में कुछ न बताए। जब मैं अनामिका को डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने मुझसे अच्छी खासी रकम ली और अनामिका का इलाज शुरू किया। लेकिन डॉक्टर ने मुझे उसी वक्त बता दिया कि यह कोई आम मामला नहीं है। गर्भपात करवाने से अनामिका की जान को भी खतरा हो सकता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। अनामिका का कोई भी काम सामान्य नहीं था। इससे पहले मैं कई लड़कियों को यहाँ ला चुका था। उनके मामले आसानी से हल हो जाते थे। लेकिन अनामिका मेरे लिए सिर्फ मुश्किलें खड़ी कर रही थी। जैसे तैसे करके यह मामला किसी तरह सुलझ गया। लेकिन आखिरी वक्त पर अनामिका की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर भी मुसीबत में फंसने वाली थी, लेकिन उसे मोटी रकम देकर चुप करा दिया गया। अनामिका के शव को भी ठिकाने लगा दिया गया। मैंने अपने एक जानने वाले नौकर के जरिए अनामिका का शव जंगल में भिजवा दिया। कई दिनों तक एक लापता लड़की की खबर अखबारों और टीवी पर चलती रही। फिर पता चला कि अनामिका का शव जंगल में मिला। उसके माता पिता को इसकी खबर मिल गई। पुलिस को शव मिल गया, लेकिन किसी को नहीं पता चला कि असली गुनहगार कौन है। अनामिका के परिवार वाले रो धोकर चुप हो गए। मैंने सुकून की सांस ली और फिर से अपनी पुरानी हरकतों की ओर लौट आया। इस बार मेरे दिन रात मक्खन मलाई की तरह गुजरने लगे। मुझे एक ऐसी औरत मिली थी जो मेरे लिए हीरे जैसी थी। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। यह औरत न तो पैसों की लालची थी, न ही मुझसे शादी करना चाहती थी। वह मुफ्त में मुझे अपने साथ समय बिताने के लिए तैयार थी। मुझे और क्या चाहिए था? वह औरत बहुत खूबसूरत थी। बदले में वह सिर्फ इतना चाहती थी कि उसका बेटा मेरे स्कूल में मुफ्त पढ़े। मेरी नज़र उसकी खूबसूरती से हट ही नहीं रही थी। उसने बताया कि उसका बेटा बहुत होशियार है, लेकिन उसके पास फीस देने के पैसे नहीं हैं। उसने कहा, भगवान के लिए मेरे बेटे को अपने स्कूल में दाखिला दे दो, मैं आपको थोड़े थोड़े पैसे दे दूंगी। वह बहुत मजबूर थी। मैंने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। मैंने उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई। मुझे पता चला कि उसका पति मर चुका है। वह अपने बेटे के साथ किराए के मकान में अकेली रहती है। लोगों के घरों में काम करके वह अपना और अपने बेटे का गुजारा करती है।
मुझे वह आसान शिकार लगी। वह कुंवारी नहीं थी, इसलिए नखरे नहीं दिखाती थी। दूसरी बात, यहाँ पैसे के लेन देन का कोई झंझट नहीं था। उल्टा मैं उस पर एहसान कर रहा था, क्योंकि मैं उसके बेटे को स्कूल में मुफ्त दाखिला दे रहा था। जब से उसके बेटे का दाखिला हुआ, मैं बहाने बनाकर उस औरत को स्कूल बुलाता था। वह मजबूरी में आ ही जाती थी। एक दिन मैंने उसे अपने खास कमरे में आने को कहा। वह रोने लगी। मैंने कहा, इसमें रोने की क्या बात है? अगर तुम्हें मंजूर है तो मेरे साथ तैयार हो जाओ, अगर नहीं तो यहां से चली जाओ। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाते जाते अपने बेटे को भी ले जाना, क्योंकि मैंने कोई अनाथालय नहीं खोल रखा है। मैं जानता था कि वह अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने अपने बेटे को सरकारी स्कूल से निकालकर मेरे महंगे स्कूल में डाला था, ताकि उसके बेटे का भविष्य बन जाए। जब उसे लगा कि उसके बेटे की पढ़ाई रुक सकती है, तो वह मेरे साथ कमरे में चली गई। जितनी देर वह मेरे साथ थी, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुके। वह इतनी खूबसूरत थी कि मैंने उसके साथ अपने सारे पैसे वसूल कर लिए। मैंने हमारे बीच के उन पलों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली थी। जब वह जाने लगी तो मैंने उसे वह रिकॉर्डिंग दिखाई। रिकॉर्डिंग देखकर उसके होश उड़ गए। उसने मुझसे वीडियो हटाने को कहा। मैंने कहा, यह वीडियो हट जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरे बुलाने पर हर बार आना होगा। मैं जानता था कि वह हर बार मेरे बुलाने पर नहीं आएगी, इसलिए मैंने यह पक्का इंतजाम किया था। अगर वह अपने बेटे को स्कूल से ले जाना चाहेगी तो भी नहीं जा पाएगी। मैं बहुत खुश था। मुझे ऐसी कमज़ोर और बेबस औरतें बहुत पसंद थीं। मैं जब चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता था। वह मेरे लिए हर वक्त उपलब्ध थी। मैं इसी खुशी में अपने घर की ओर जा रहा था। तभी मुझे घर से जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं दौड़ता हुआ दरवाज़ा खोलकर घर में घुसा। मैंने देखा कि मेरी बेटी बुरी तरह रो रही थी और मेरी पत्नी उसे मार रही थी। मैंने गुस्से में अपनी पत्नी को पीछे धकेला और अपनी बेटी के सामने खड़ा हो गया। मेरी पत्नी बार बार कह रही थी, तुम हमारे बीच से हट जाओ, मैं आज इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भगवान ने मुझे सिर्फ 2 जुड़वां बेटियां दी थीं। मैं हमेशा एक बेटे के लिए तरसता रहा। मैंने कभी अपनी बेटियों की आंखों में आंसू नहीं देखे थे। उन्हें दुखी देखकर मेरा दिल जल जाता था। मैंने न कभी खुद अपनी बेटियों पर हाथ उठाया, न अपनी पत्नी को उठाने दिया, लेकिन मेरी पत्नी बार बार मेरी बेटी को मारने की बात कह रही थी। मैंने गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ ली और कहा, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी को हाथ लगाया, आखिर तुम इसे क्यों मार रही हो? इसकी क्या गलती है? मेरी पत्नी ने मुझे देखकर कहा, तुम्हारी बेटियां बहुत समझदार हो गई हैं। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बेटी न जाने किसके बच्चे की मां बनने वाली है। पूछो इससे, इसने किसके साथ अपना मुंह काला किया है। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं अपनी 15 साल की बेटी को देखने लगा। तभी मेरी बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन की ओर देखकर कहा, आपकी यह बेटी भी तो उसी लड़के से मिलती है। आपने इसे तो कभी कुछ नहीं कहा। मैंने पलटकर अपनी छोटी बेटी को देखा, जो अपनी बड़ी बहन से सिर्फ 5 मिनट छोटी थी। मेरी छोटी बेटी ने अपनी बड़ी बहन से कहा, मैं तुम्हारी तरह मां नहीं बनी हूं। अपनी बेटियों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं और मेरी पत्नी हैरान रह गए। मेरी पत्नी ने अपने कानों को हाथ लगाया और चिल्लाने लगी, मैंने अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दिए थे। न जाने मुझे किस बात की सजा मिल रही है कि मेरी बेटियां इतनी बिगड़ गईं। उसके मुंह से निकले शब्द मेरे दिल को चुभ रहे थे। तभी मेरे सामने उन सारी मजबूर लड़कियों के चेहरे घूमने लगे जिनके साथ मैंने गलत किया था। उन्होंने मेरे सामने कितनी बार हाथ जोड़े थे, मुझे खुद से दूर रखने की कोशिश की थी। वे मेरे सामने बिलख बिलख कर रोई थीं, गिड़गिड़ाई थीं, लेकिन मैं हवस के नशे में चूर होकर उनके शरीर के साथ खेलता रहा। मैं समझता था कि यह खेल सिर्फ मेरे ऑफिस के कमरे तक सीमित है, लेकिन नहीं, ये मेरे घर तक, मेरी बेटियों के बेडरूम तक पहुंच गया। जैसी करनी वैसी भरनी मेरे सामने साकार हो गई। मैं कल दूसरों की बेटियों की इज्जत से खेल रहा था, आज कोई मेरे घर में घुसकर मेरी दोनों बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा था। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। मेरी बड़ी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के बच्चे की मां बन चुकी थी। उसी बॉयफ्रेंड ने मेरी छोटी बेटी को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया था। मेरी पत्नी यह सब देखकर पागल हो गई थी। मेरी बेटियां उसी रास्ते पर चल रही थीं जिसकी शुरुआत मैंने की थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने जिन लड़कियों की वीडियो बनाई थी वे सब हटा दी। जिनके साथ मैंने गलत किया उनके लिए मैंने भगवान से माफ़ी मांगी। उनसे माफ़ी मांगने की हिम्मत मुझ में नहीं थी।
मेरे घर के हालात पूरी तरह बिगड़ गए। मेरी पत्नी ने जितने अच्छे संस्कार अपनी बेटियों को देने की कोशिश की थी, वे उतनी ही ज्यादा बिगड़ गई थीं। आखिर वे अपने पिता पर गई थीं। मेरी पत्नी ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मेरी बेटियां बहुत बिगड़ गई हैं। वे अपने पिता की कोई बात नहीं सुनती। अपनी मां के पागल होने का उन्होंने खूब फायदा उठाया। आज वे लड़कों के साथ खुलकर रिश्ते बना रही हैं। मुझे मेरे किए की सजा मिल रही है। मैं अपने हाल पर बहुत शर्मिंदा हूं। बस भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वे सारी लड़कियां मुझे माफ कर दें जिनके साथ मैंने गलत किया। साथ ही मेरी बेटियों को भी ठीक कर दें। उनकी वजह से मेरी बहुत बदनामी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर बांटें। मेरी कहानी से अगर आपको कुछ सीखने को मिला या यह आपको अच्छी लगी तो अपने विचार मेरे साथ साझा करें। और हाँ, ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे।